बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं बड़े प्यार से उन चंबेली के फूलों को देख रही थी। फिर बेसाख्ता 2 फूल तोड़कर मैंने अपने बालों में सजा दिए, लेकिन अचानक की चाची की चिंघाड़ती हुई आवाज मेरे कानों में आई थी। यहाँ पर खड़ी किसे आशिक बनाने की कोशिश कर रही है, चल अंदर चल, काम तेरा बाप करेगा क्या। वो ऐसे ही हमेशा मुझे जलील करती थी। वो दोनों चमेली के फूल न जाने कहाँ गिर गए, जबकि मैं तेजी से अंदर की तरफ आई थी। मेरे लंबे बालों की चोटी नागिन की तरह बल खाती थी और चाची की हसरत भरी नजरें मेरे वजूद को देख रही थी। मैं किचन में बर्तन धो रही थी जब चाचा थकन सदा चेहरा लिए अंदर आया था और चाची से कहने लगा, नगीना, हमें ये घर छोड़कर जाना होगा। अरे ये क्या कह रही हैं आप, मैं हरगिज अपना घर नहीं छोड़ूंगी, चाची उससे कहने लगी। मैं गौर से उनकी बातें सुन रही थी। फिर चाचा कहने लगे, मैंने शहर में एक दूसरा घर ढूंढ लिया है, किराए का घर है, लेकिन अभी हमारी मजबूरी है। ये घर नहीं छोड़ा तो यूं समझ लो कि वो लोग मुझे उठा कर ले जाएंगे। ये सुनकर बेसाख्ता मेरी नजर चाचा पर गई। वो बड़े ही परेशान लग रहे थे। बुरे कामों का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है और ये आज चाचा को देखकर साफ जाहिर होता था। लेकिन कहीं उनकी वजह से इस पूरे घर पर कोई कयामत ना टूट पड़े। दूसरे दिन पूरा घर जल्दी जल्दी समेटा गया। जो हाथ लगा वो सामान ट्रक में रख दिया गया था। फिर दूसरी गाड़ी में चाची, मैं और तैयबा सवार हुए और एक नए सफर की तरफ गामजन हो गए। मैं अजीब सी उलझन में गिरफ्तार गाड़ी में बैठी थी। जब भी चाची चाचू को बातें सुनाते हुए कहने लगी, जब से तुम इस मनहूस लड़की को अपने घर लेकर आए हो, तब से मैंने सुख का एक दिन भी नहीं देखा। दिल तो चाहता है कि इस लड़की को यही गाड़ी से धक्का देकर मार डालूं। इसने तो हमारी जिंदगी अजाब कर दी है। चाची मुझसे बेपनाह हसद करती थी। मेरी खूबसूरत आंखें नीचे झुकी न जाने क्या तलाश कर रही थी। शायद किस्मत की वो खुशियाँ जो मेरे नसीब में थी ही नहीं। लेकिन चाचा ने जिस घर के सामने हमें उतारा, उसे देखकर तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी। इस कदर खौफनाक घर। इस घर में 5 कमरे थे, जबकि एक कमरे की तो पूरी छत खराब हो चुकी थी, जबकि 2 कमरों की छतें सलामत थीं। लेकिन बाकी के जो 2 कमरे थे वो इंतहाई कोने में और अजीब अंदाज में तामीर किए गए थे, जो बिल्कुल एक कोने में था और एक उसके बराबर में। लेकिन दोनों कमरों के बीच में जो खिड़की थी वो कुछ अजीब तासुर दे रही थी, जबकि उस टूटी हुई छत वाले कमरे से भी खौफ महसूस होता। कचरा इंतहाई उस घर में मौजूद था और मैं जानती थी कि ये सब अब मुझे ही साफ करना होगा। इतना बड़ा सहन और उसके आखिर में लगी हुई पानी की मोटर और बिल्कुल आखिरी कोने में बना हुआ बाथरूम, ये घर था या कोई खंडर या फिर कोई वीरान और आसेब सदा खौफनाक मकान। इसे देखते ही सनसनी सी तारी हो रही थी। चाची कहने लगी, क्या तुम्हें सारे जमाने को छोड़कर यही घर मिला था। चाचा थक हार कर नीचे जमीन पर ही बैठ गए थे। फिर कहने लगे, अभी जल्दी में यही घर मिला, मैं क्या करूं, तुम्हारे दौलत के लालच ने मुझे कब्र के धाने तक पहुंचा दिया है। मैं जो कोने में सहमी खड़ी थी, चाची मुझे आवाजें देते हुए कहने लगी, चल जल्दी से किचन में जाकर देख, कोई चूल्हे का बंदोबस्त है भी या नहीं, कुछ रोटी टका ही कर लें हम। मैं भी तो थकी हारी उनके साथ ही आई थी, लेकिन उन्हें भला कहाँ एहसास होना था। चुपचाप उस खौफनाक किचन में चली आई, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा तो अचानक दरवाजे के पीछे छुपी किसी खौफनाक चीज ने मुझ पर हमला कर दिया था। मेरे मुंह से निकलने वाली आवाजें बहुत दिलखराश थीं। मेरा नाम फरीहा है। मैं एक यतीम लड़की थी, लेकिन खुदा ने मुझे हुस्न और जमाल की नेमत से नवाजा था। मेरी बड़ी बड़ी काली स्याह आंखें, खूबसूरत चेहरा और गुलाबी होंठ, गोरी रंगत मुझे सबसे इम्तियाज करती थी। मैं बिल्कुल अपनी अम्मी पे गई थी, लेकिन मेरी अम्मी एक कोठे की तवाइफ थी। अब्बू ने उनसे पसंद की शादी की थी, क्योंकि अब्बू भी आशिकाना मिजाज रखते थे। अक्सर वो कोठी पर जाते रहते थे। तब अम्मी उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने अम्मी से ही शादी कर ली। यूं मैंने अम्मी की कोख से जन्म लिया, लेकिन जमाने के बेहिस लोगों ने उनका जीना हराम कर दिया। इसमें मेरी दादी भी शरीक थी और मेरी चाची भी, जो चाचा के खानदान की थी, लेकिन वो एक सांवली और बदसूरत शक्ल की मालिक थी। उन्हें अम्मी की खूबसूरती से बेपनाह नफरत थी। वो कहती कि ये हमारे खानदान में जलील होने आई है, हम इसे मौत के कुएं तक पहुंचा कर रहेंगे।
इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इस मुआशरे में इज्जतदार जिंदगी गुजारे। फिर अम्मी मुझे जन्म देते हुए ये दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन अब्बू तो उनके गम में पागल हो गए थे, क्योंकि अब्बू को उनसे इश्क था। दादी ने तो मुझे भी मुंह न लगाया, और चाची तो मुझसे बेपनाह नफरत करती थी, क्योंकि बिल्कुल मैं अपनी अम्मी पे गई थी। ऐसे ही मैं पालने में पड़ी तड़पती रहती, रोती रहती, भूख से बिलखती रहती थी, लेकिन मुझे देखने वाला कोई भी नहीं था। अब्बू ही मुझे संभालते और वही मुझे बहलाते थे। 2 साल तक तो वो मुझे संभालते रहे, लेकिन फिर अचानक ही उन्हें हार्ट अटैक हुआ। शायद ये अम्मी के जाने का ही गम था, जो वो इतनी जल्दी उनके पीछे पीछे इस दुनिया से रुखसत हो गई। मेरा वजूद तो रुल कर रह गया था। अब्बू के जाने के गम में दादी भी 2 साल बाद रुखसत हो गई, और यूं हमेशा के लिए मेरी जिम्मेदारी चाचा और चाची के सर पर आ गई। दुनिया दिखाने के लिए उन्होंने मुझे पाल तो लिया था, लेकिन मेरा हर पल बहुत अजियतनाक था। उन्होंने मुझे ताने देकर जलील कर रखा था कि मैं एक तवाइफ की बेटी हूँ। ना तो मुझे अपनी माँ वाली इज्जत मिलेगी, और ना ही कभी मैं इस मुआशरे में एक इज्जतदार जिंदगी गुजार सकूंगी। तवाइफ की बेटी हूँ तो तवाइफ की बेटी ही रहूंगी। मैं उन्हें कैसे समझाती कि मैं अपने अब्बू की भी तो औलाद थी, उनका भी तो इस मुआशरे में एक मकाम था, लेकिन वो ये बात नहीं समझती थी। उन्हें दौलत की जिस कदर हवस थी, यही वजह थी कि उन्होंने चाचा को दिन रात इस बात पर परेशान करके रखा कि वो गलत काम करने के लिए पैसे क्यों नहीं लेते। लेकिन चाचा इन कामों से डरते थे, लेकिन आखिरकार वही हुआ। चाचा उनकी बातों में आ गए और उन्होंने गलत कामों से पैसा कमाना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही दफ्तर वालों को उनकी इस घिनौनी साजिश का इल्म हो गया और वो चाचा के पीछे पड़ गए। वो चाचा को पुलिस में पकड़वाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही चाचा ने नौकरी से रिजाइन दे दिया और वो शहर ही छोड़कर फरार हो गए। और आज हम इस नए शहर में बसेरा किए हुए थे। लेकिन जैसे ही मैं किचन में आई तो अचानक दरवाजे के पीछे छुपी एक छिपकली ने मेरे ऊपर छलांग मारी, तो मेरे मुंह से खौफनाक आवाज निकली थी। सब जमा हो गए। चाची कहने लगी, लो, इसके ड्रामे तो यहाँ आकर भी शुरू हो गए, जबकि मैं सहमी खड़ी थी। फिर चाचा उस दिन बाहर से ही खाना लेकर आए थे। मैंने भी खुदा का शुक्र अदा किया, लेकिन दूसरे दिन से ही इस पूरे घर को साफ करने की जिम्मेदारी मेरे सर पर थी। चाची ने मुझे इसी खौफनाक कमरे में भेज दिया, जिसकी तरफ देखते हुए भी मुझे डर लगता था। मेरे लंबे लंबे बालों की चोटी, जिसकी सब लोग तारीफें करते थे, वो चाची को सख्त नापसंद थी। अक्सर मुझे कहती, क्या जरूरत है इतने लंबे बाल रखने की, अपने बाल काटो, वरना मैं खुद कैंची लेकर ये बाल काट दूंगी। उनकी बात पर मैं सहम जाती। मुझे अपने बालों से बेपनाह इश्क था। मैं किसी कीमत पर इन्हें नहीं काटती थी। दूसरे दिन पूरे घर की सफाई हो गई थी। चाची की एक ही बेटी थी, जिसका नाम तैयबा था। वो मुझसे पूरे 10 साल छोटी थी। मैं तो उससे अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन चाची को मेरा ये प्यार जहर लगता। वो तैयबा को मुझसे बहुत दूर रखती थी। फिर सुबह का उजाला फैल रहा था, जब मेरी नजर कोने में बनी क्यारी पर पड़ी। वहाँ पर बहुत से पौधे उगे हुए थे, लेकिन पानी न देने की वजह से मुरझा गए थे। मुझे फूलों से शुरू से ही इश्क था, खास तौर पर चंबेली के और गुलाब के फूल, जिन्हें मैं इश्क की हद तक मोहब्बत करती थी। फिर मैं उन्हें पानी देने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उनमें कोंपले फूट पड़ी और मुझे यकीन था कि जल्द ही इसमें फूल भी लग जाएंगे। अभी हमें आए हुए 1-2 दिन ही हुए थे जब साथ वाली पड़ोसन चली आई। उसने सर से पांव तक मुझे अजीब सी नजरों से देखा। फिर चाची से कहने लगी, ये तुम्हारी बेटी है? अरे माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत है। इसके बाल देखो। बेटा, क्या लगाती हो तुम बालों में? मैंने उनकी बात का कोई जवाब ही न दिया, बल्कि सहम कर किचन में चली गई थी। मैं जानती थी कि चाची मेरे बालों से बहुत हसद करती है। जब भी कोई तारीफ करके जाता तो उनका बस न चलता कि वो मेरी चोटी पकड़कर उसे काट डालें। आज भी मेरी शामत आने वाली थी। काश मेरे सर पर दुपट्टा होता तो वो मेरे बालों को देख ही न पाती। फिर उसके जाने के बाद चाची तिलमिलाती हुई मेरे पास आई थी। बिल्कुल अपनी माँ की तरह तारीफ की भूखी हो तुम डायन। ऐसे ही जब मेरी शादी हुई तो औरतें तुम्हारी माँ की तारीफ करके जाती और मैं तो उन्हें दिखाई ही न देती थी। लेकिन अब मैं अपनी बेटी के साथ ये नहीं होने दूंगी। तुम्हारे सामने मेरी बेटी किसी को नजर ही नहीं आती। तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगी कि तुम तड़प तड़प कर मरोगी, अपनी माँ से भी ज्यादा घिनौनी मौत। चाची की आंखें तो आग बरसा रही थी। उनके दिल में मेरे लिए बेपनाह नफरत थी,
लेकिन इस नफरत का खात्मा करना मेरे बस में नहीं था। मैं खामोशी से काम करती रही, यहाँ तक कि मेरा नाजुक दिल बार बार खौफ से कांप रहा था। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद पौधों पर चमेली के फूल उगने लगे तो मुझे बहुत खुशी हुई। उस दिन 2 फूल क्यारी में सजे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैं घर का काम काज करती भी रही थी जब चाची चीखती हुई चचा से कहने लगी, देखो तो सही, तुम्हारी भतीजी ने साबित कर दिया कि ये एक तवाइफ की बेटी है, बालों में फूल लगाकर घूम रही है। शर्म गैरत तो है ही नहीं इसके अंदर कि चाचा भी इस घर में मौजूद हैं। वो नफरत भरी नजरों से मेरे वजूद को देख रही थी, जबकि मैं बौखला कर रह गई। अचानक ही सामने दीवार पर लगे मेरे आईने पर नजर पड़ी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो दोनों फूल मेरे बालों में सजे थे, लेकिन बाखुदा मैंने तो ये फूल अपने बालों में नहीं लगाए थे। मैं सहम कर रह गई थी। न जाने मेरे साथ ये क्यों हुआ था और किसने इतनी जुर्रत की थी जो मेरे बालों में फूल लगा सके। मुझे इस आखिरी कोने वाले कमरे से बेपनाह खौफ महसूस होता था, लेकिन चाची किसी न किसी काम के लिए जबरदस्ती मुझे इस कमरे में भेज देती थी। मुझे ऐसे लगता जैसे वहाँ पर कोई रहता है जो बिल्कुल सबसे छुपा हुआ है। जब भी मैं जाती, एक खौफनाक साया मुझे कमरे के अंधेरे में दिखाई देता। कभी कभार ऐसे लगता कि ये सब मेरा वहम है, लेकिन इतने बड़े घर की सफाई सुथराई करना और फिर सारे घर का काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक दिन मैं दूसरे कमरे की सफाई कर रही थी जब ऐसे लगा जैसे किसी ने पीछे से मुझे आवाज दी हो। मैंने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। अक्सर चाची ही मुझे आवाजें दिया करती थी, लेकिन ये आने वाली आवाज किसी अजनबी की थी। ये देखकर मैं खौफजदा हो गई और सब कुछ वहीं छोड़ छाड़ कर बाहर सहन में आ गई, जहाँ पर चाची तैयबा के बालों में तेल लगा रही थी। मुझे बेइख्तियार ही अपनी माँ की याद आई थी। कभी वो भी मेरे बालों में ऐसे ही तेल लगाती अगर होती तो, लेकिन उसका तो प्यार ही मेरे नसीब में नहीं था। मेरे बाल तो बिना हिफाजत के ही इतने हसीन थे। मैं अपने रेशमी बालों से बहुत मोहब्बत करती थी। लेकिन एक दिन पड़ोस में रहने वाली एक औरत चाची के पास आने जाने लगी। मैं देखती, उसकी नजरें बार बार मुझे देखती रहती, लेकिन मुझे उसकी नजरें अच्छी नहीं लगती थी। उसकी नजरों में अजीब सी हवस थी। मैंने पहली बार कोई ऐसी औरत देखी थी, लेकिन एक दिन मैं हैरान रह गई जब एक दूसरी औरत चाची से कहने लगी कि ये नैयर बेगम तुम्हारे घर क्यों आती जाती है, ये ठीक नहीं है, ये औरत तो एक तवाइफ है। ये सुनकर चाची की आंखें चमकने लगी, जबकि मैं हैरान रह गई थी कि ये औरत एक तवाइफ है, लेकिन ये शरीफों के मोहल्ले में क्या कर रही है। थोड़े ही दिन बाद वो चाची के पास आने जाने लगी, लेकिन एक दिन मैंने उसे थैले में नोटों की मोटी मोटी घड़ियां देते हुए देख लिया। ये पैसे किस लिए चाची को दे रही थी, मुझे इस बात की कोई खबर न थी, लेकिन मैं जानती थी कि चाची को दौलत जमा करने का बहुत शौक है। ये एक लालची औरत थी, लेकिन यहाँ आकर चाचा को काम नहीं मिल रहा था, तो जो भी जमा पूंजी थी उसी से घर का गुजारा हो रहा था। लेकिन चाची ने उस औरत से नोट क्यों लिए हैं, इस बात पर मुझे बहुत हैरत हुई थी। फिर एक रात जब मैं सो रही थी तो अचानक ही चाचा की गैर मौजूदगी में चाची ने किसी को घर पर बुला लिया। वो एक नौजवान आदमी था। उसकी शक्ल बहुत ही खौफनाक थी। वो उस आदमी को मेरे पास भेज रही थी। मैं उसे देखकर बुरी तरह चीखें मारने लगी। वो आदमी तो फौरन ही भाग गया था, लेकिन चाची ने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया। क्या पागलों की तरह चीखें मार रही है? मैं तुझसे वही काम करवा रही हूँ जो तेरी माँ किया करती थी। देख, तेरी माँ भी एक तवाइफ थी और तवाइफ की बेटी हमेशा तवाइफ ही रहती है, इसलिए तुझे भी यही काम करना होगा। तू खूबसूरत है, जवान है और मुझे तुझसे बहुत सारी दौलत इकट्ठी करनी है। अगर अपने चचा को इस बात की भिनक भी लगने दी तो याद रखना, मैं कैंची से ये तेरे सारे खूबसूरत बाल काट दूंगी। इनसे तो इश्क करती है, तू जानती है कि मैं कितनी जालिम हूँ। मैं हिचकियों से रो रही थी, सोच भी नहीं सकती थी कि चाची मेरे साथ ऐसा करेगी। इतना बड़ा जुल्म, वो भी अपने जेठ की बेटी के साथ। मैं उनकी सगी औलाद ना सही, लेकिन उनके खानदान का खून थी। आंसू भरी नजरों से बेयकीनी से चाची को देख रही थी कि अब वो मुझसे ये काम करवाएगी, वो भी चाचा की गैर मौजूदगी में, जबकि उसकी अपनी सगी बेटी दूसरे कमरे में सो रही थी जो सिर्फ 12 बरस की थी। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहने लगी, चाची मुझ पर ये जुल्म मत करो, आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो?
लेकिन उसने मेरे बाल अपनी मुट्ठी में दबोच लिए और कहने लगी, खबरदार, जो ज्यादा बकबक की तो। क्या तुझे नहीं मालूम कि तू एक तवाइफ की बेटी है? देख, नैयर बेगम तो यूं समझ लो कि हमें कारोबार कराने में मदद दे गई और तू मेरे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन गई है। अब तेरे जरिए मैं इतनी दौलतमंद बन जाऊंगी कि मेरी पूरी जिंदगी ऐश से गुजरेगी। अभी चाची बातें कर ही रही थी कि अचानक एक कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। इतनी तेजी से बजने लगा, ऐसे लग रहा था जैसे कोई शदीद गुस्से में हो। ये देखकर तो चाची की हालत बुरी हो गई। मैं भी खौफजदा हो गई और उनके पीछे पीछे हट गई। ये इसी कमरे में हो रहा था जहाँ पर तैयबा सोई हुई थी। तैयबा अंदर से चीखें मार रही थी, जबकि बाहर से वो दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया था। मैं ये देखकर खौफ से आंखें फाड़े कोने में खड़ी थी। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आगे बढ़कर उस कमरे का दरवाजा खोल देती, जबकि चाची बेटी की चीखों से उस कमरे का दरवाजा पूरे जोर से खोलने की कोशिश कर रही थी। और इसी कोशिश में अचानक ही दरवाजा खुला और चाची उछलकर दूर जा पड़ी। उनके सर में चोट लगी थी। अचानक से ही पूरे घर का निजाम दरहम बरहम हो गया था, जबकि तैयबा कमरे से भागी हुई आई और मुझसे लिपट गई। मुझे बचा लो बाजी, मुझे बचा लो, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा, वो बहुत खौफनाक है। तैयबा जोर जोर से चीख रही थी, जबकि मैंने उसे साथ चिमटा लिया और चाची हैरत से इधर उधर देख रही थी कि ये इस घर में क्या हो रहा है। दूसरे दिन चाचा घर आ गए और तैयबा अभी तक डरी हुई थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि अपनी बेटी का इतना ख्याल है और कल जो मुझ पर जुल्म कर रही थी, अगर मैंने चाचा को बता दिया तो शायद इसी वक्त चाचा चाची को घर से निकाल देता। वो तो मेरी इज्जत का सौदा कर रही थी। न जाने किसने मेरी इज्जत बचा ली और ये सब तमाशा किया। लेकिन तैयबा किस चीज से डर रही थी, मैं उसकी हालत पर हैरान थी। फिर रात को मैंने उससे पूछा कि उससे क्या नजर आ रहा था, तो वो कहने लगी, बाजी वो बहुत खौफनाक था। इतना लंबा ऊंचा कद, वो मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने दोनों कमरे के दरवाजे बंद कर दिए। न जाने वो मेरे साथ क्या करता। बाजी मुझे बहुत डर लगता है, आज आप मेरे पास सोना। मैंने उससे कहा कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास सो जाऊंगी। लेकिन मुझे खुद भी इन बातों से बहुत डर लगता था। फिर उस रात मैं तैयबा के पास एक दूसरे कमरे में ही सो रही थी, क्योंकि चाचा ने मुझे ऐसे कहा था, जबकि चाची अपने इरादे कैंसिल होने पर बुरी तरह तिलमिला रही थी, क्योंकि वो वही करना चाहती थी जो उसे नैयर बेगम कह रही थी। नैयर बेगम ने चाची को एक नई राह दिखा दी थी। शायद उन्होंने मेरे मासी के बारे में उसे सब कुछ बता दिया था, तभी वो चाची को मजबूर कर रही थी कि ये एक तवाइफ की बेटी है और है भी बहुत खूबसूरत, इसे भी इस काम पर लगा दो, वारे नयारे हो जाएंगे। फिर उस रात मैं तैयबा के साथ सो रही थी, जब अचानक ही प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुली। लेकिन इतना बड़ा घर बहुत खौफनाक था और रहने वाले सिर्फ 4 अफराद, इसलिए बाहर जाते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर अचानक तैयबा भी उठ गई और कहने लगी, बाजी मुझे भी पानी ला कर दो। अब मैं उसकी बात नहीं टाल सकती थी, इसलिए सहमी हुई जल्दी से घड़े से पानी निकाला। जैसे ही पलटने लगी तो अचानक मेरी नजर उसी क्यारी पर पड़ी जहाँ पर चंबेली और गुलाब के पौधे लगे हुए थे। उन पौधों के पीछे मुझे कोई वजूद छुपा हुआ दिखाई दिया। खाकी रंग की चादर ओढ़े, लेकिन वो सफेद आंखों से मुझे देखे जा रहा था। अचानक ही उसका भारी वजूद उड़ता हुआ मेरे करीब से गुजर गया था और मेरे मुंह से बेइख्तियार चीख निकली थी। चाचा फौरन ही उठ गए थे, जबकि तैयबा भी बाहर आई थी। क्या हुआ बाजी, क्या आपको भी वही भूत नजर आया है? वो बहुत ज्यादा डर गई थी। चाची मुझे कोसते हुए कहने लगी, अरे क्यों मेरी बच्ची को डरा रही है मनहूस लड़की? देखो रात के वक्त बाल खोलकर कैसे सहन के बीचों बीच खड़ी है, तभी तो किसी बुरी चीज का साया हमारे घर के ऊपर हो गया है। चाची हर वक्त मेरे बालों के पीछे ही पड़ी रहती थी। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। लंबे लंबे रेशमी बाल मेरी पुश्त पर बिखरे थे, क्योंकि मैं रात को बाल खोलकर सोती थी। जल्दी से मैंने अपना दुपट्टा सर पर ओढ़ लिया था। रात का 1 बज रहा था, जबकि चाची चाचू को कह रही थी, जरूर इस पर किसी जिन भूत का साया हो गया है, तभी तो ये ऐसी हरकतें करती है। 2-3 दिन तो चाची खामोश रही, लेकिन चौथे दिन उसने फिर मुझे अपने पास बुलाया था और कहने लगी, आज फिर एक आदमी आएगा, देख मैंने उससे भारी रकम ली है। अगर तूने उस दिन की तरह कोई तमाशा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर यूं समझ ले कि आज के बाद तू गंजी होकर अपनी जिंदगी गुजारेगी।
मैं तेरे सर पर ये बाल नहीं रहने दूंगी। मैं सारे लोगों में ये बात फैला दूंगी कि तू एक आसेब ज़दा खतरनाक लड़की है जो यहाँ पर रहने वाले लोगों को नुकसान पहुँचा देगी। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहने लगी, चाची खुदा के लिए ऐसा जुल्म ना करो, आखिर मेरा कसूर क्या है? मुझे क्यों बुरे काम करने पर मजबूर कर रही हो? चाची ने नफरत से मुझे धक्का दिया था और कहने लगी, बड़ी पारसा बनती है। देख, तेरी माँ भी एक तवाइफ थी और तू भी एक तवाइफ है, लेकिन तू अपने ऊपर शराफत का लिबादा ओढ़ कर रखती है। आज रात तेरा चाचा एक जरूरी काम से शहर से बाहर जा रहा है, लेकिन आज मुझे नोट कमाने का मौका मिल गया है, इसलिए तूने अगर अपने मुंह से आवाज भी निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं हैरान थी कि वो इतनी संगदिल कैसे बन गई थी। कांपते वजूद के साथ मैं तैयबा के साथ उसी कमरे में बैठी थी, लेकिन अचानक ही वो मुझे बाजू से पकड़कर खींचती हुई उसी खौफनाक कमरे में ले गई जहाँ पर जाने से मुझे डर लगता था। मैं बुरी तरह चीख रही थी, चाची मुझे यहाँ बंद मत करो, मुझे दूसरे कमरे में जाने दो, मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन वो मेरी बात सुन ही कब रही थी। मेरी सिसकियां उस कमरे के खौफनाक अंधेरे में गूंज रही थी। थोड़ी ही देर बाद किसी के भारी कदमों की चाप सुनाई दी। मैं खौफसदा सी घुटनों में मुंह छुपाकर बैठी थी। मैं समझ गई कि आज फिर कोई आदमी मेरी इज्जत लूटने के लिए यहाँ आया है। चाची खुद मुझे ऐसे गलत कामों पर मजबूर कर रही थी, जबकि मैं ये काम करना भी नहीं चाहती थी। तभी किसी ने धीरे से मेरे कान में सरगोशी की थी, फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कह सकता। मैंने जैसे ही झटके से सर उठाया तो मेरे आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन ये खौफनाक आवाज किसकी थी? मैं दहशत ज़दा सी बैठी थी। तभी मुझे बाहर से किसी आदमी के बोलने की आवाज आई, जो चाची के साथ इसी तरफ आ रहा था। जैसे ही उसने अपने गंदे हाथ मेरी तरफ बढ़ाए तो अचानक ही तैयबा की चीखों से पूरा घर गूंजने लगा। तैयबा ऊपर छत पर थी, छत की दीवार से लटकी हुई, बस वो नीचे गिरने को थी। चाची की चीखें सुनकर वो भी फौरन ही घर से फरार हो गया। सोच रहा होगा कि न जाने इस घर पर क्या कयामत टूट पड़ी है, जबकि चाची ऊपर देखे जा रही थी जहाँ पर उसकी बेटी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला नीचे गिरने को तैयार थी। मैं भी अपने लंबे लंबे बाल पुष्ट पर बखेरे बाहर की तरफ भागी थी। जैसे ही मैंने ये खौफनाक मंजर देखा तो मेरी हवाइयाँ उड़ गईं। चाची के तो हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी तैयबा खैर जमीन पर गिरने वाली अनकरीब मौत को छूने वाली थी। लेकिन मैं उसे बचाने के लिए ऊपर भागी। पागलों की तरह भागती हुई मैं उसे इस दीवार से खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन न जाने कौन सी ताकत थी जो मुसलसल उसे धक्का देकर खौफज़दा किए जा रही थी। वो ताकत ना तो उसे जमीन पर छोड़ रही थी और ना ही ऊपर की तरफ खींच रही थी, बल्कि शायद उसे खौफ दिलाने की कोशिश कर रही थी। अचानक ही मेरे जहन में ये बात याद आई कि अभी चंद लम्हे पहले किसी ने मुझे कहा है कि वो मुझे कुछ नहीं होने देगा, तो क्या ये वही अनदेखी ताकत है? मैंने जैसे ही तैयबा को अपनी तरफ खींचना शुरू किया तो वो किसी फूल की तरह मेरी तरफ आकर सही सलामत मेरे बाजुओं में आ गई थी। मैंने उसे गले से लगा लिया और खुदा का शुक्र अदा करने लगी कि वो बच गई है। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बहे जा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे सदमे से उसका दिमाग माफ हो गया है। अब मैं उसे नीचे की तरफ लेकर आ रही थी, जहाँ पर चाची आंसू भरी नजरों से अपनी बेटी को देख रही थी। अपनी बेटी का उससे किस कदर एहसास था, लेकिन मैं जो किसी की बेटी थी, एक यतीम लड़की, उसने मेरा जरा भी एहसास न किया था। वो मुझे बुराई के इस घड़े की तरफ धकेलना चाहती थी जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। वो मेरी इज्जत को रोंदना चाहती थी। आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैंने उसके साथ क्या किया है? चाची ने एक झटके से मुझे धक्का देकर जमीन पर गिराया और अपनी बेटी को सीने से लगा लिया था। फिर मुझे नफरत से देखते हुए कहने लगी, तू अपना ये गंदा वजूद लेकर इस घर से दफा हो जा। जब तक तू हमारे साथ रहेगी हम पर ऐसी ही मनहूसियत आती रहेगी। तू न जाने क्यों मेरी बेटी को मारना चाहती है। अब भी वो मुझे जालिम करार दे रही थी। मैं रात भर रोती रही, सिसक सिसक कर मेरा हलक खुश्क हो गया था। तैयबा मुझे कहने लगी, बाजी अम्मी की बातों को दिल पर मत लेना, वो शुरू से ही ऐसी है, न जाने क्यों इतनी जालिम है। मैं देख रही हूँ कि वो आजकल घर में गैर मर्दों को बुलाने लगी है। आप फिक्र मत करो, मैं सब कुछ अब्बू को बता दूंगी। मैं हैरत से उस नन्ही बच्ची को देख रही थी। वो मुझसे 10 साल छोटी थी, लेकिन आज उसने किस कदर समझदारी से काम लिया था।
मैंने तैयबा के सामने हाथ जोड़े और कहने लगी, तैयबा, खुदा के लिए मेरी इज्जत बचा लो। देखो, मेरा इस घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। मैं जानती हूँ कि बाहर की दुनिया भी बहुत जालिम है। अगर मैं किसी यतीम खाने में गई या फिर किसी दारुल अमान में, वहाँ पर भी मुझे ऐसे ही दरिंदों का सामना करना पड़ेगा। खुदा के लिए तुम कुछ करो मेरे लिए, तुम मेरी छोटी बहन हो। तैयबा ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए थे और कहने लगी, ठीक है बाजी, अब्बू आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ, लेकिन अम्मी से अभी किसी बात का जिक्र मत कीजिएगा। अब मैं सिर्फ चाचा का इंतजार कर रही थी कि कब वो आए और तैयबा उनसे बात करे। लेकिन दूसरे दिन मैं हैरान रह गई जब चाची के साथ मुझे एक आमिल आता हुआ दिखाई दिया। उस आमिल की नजरें पूरे घर का जायजा ले रही थी। तभी उसकी गंदी नजरें होती हुई मेरे पूरे वजूद से आर पार हो गई। वो अपनी शैतानी नजरों से मुझे देखे जा रहा था। फिर चाची से कहने लगा, ये लड़की कौन है? चाची ने नफरत भरी नजरों से मुझे देखा और कहने लगी, मेरे शौहर की भतीजी है। सब पर ही इसके हुस्न का जादू चल जाता है। मैं भी जानती हूँ कि आपको भी इसकी खूबसूरती ने चौंका दिया है। दरअसल ये एक तवाइफ की बेटी है। इसकी माँ एक तवाइफ थी जो इसे पैदा करते ही मर गई। वो सबके सामने ही ऐसी बातें करती थी। मैं नजरें झुकाए खड़ी रही। वो आमिल कहने लगा, ये लड़की बहुत खूबसूरत है। ऐसी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और इसके बाद देखो, ऐसा लगता है जैसे कोई नागिन इसकी पुष्ट पर लहरा रही हो। वो अपनी हवस भरी नजरों से मुझे देखे जा रहा था। तभी चाची उसे घूरते हुए कहने लगी, आमिल, तुझे मैं अपनी बेटी को दिखाने के लिए लेकर आई हूँ और तू इस घर का जायजा लेकर बता कि आखिर इस घर में ऐसी वैसी क्या बात है जो मेरी बेटी के साथ इतने खतरनाक हादसे हो रहे हैं। कहीं उसने कोई जादू टूना तो नहीं करवा दिया? उसका शक मुझ पर ही था। फिर आमिल कहने लगा, मुझे शक है इस घर में आसेब रहता है, खास तौर पर इस कोने वाले कमरे में। वहाँ से मुझे जिन्नात की बू आ रही है, क्योंकि मैं जहाँ पर खड़ा होता हूँ फौरन पहचान लेता हूँ कि किस जगह पर जिन्नात का बसेरा है। ये सुनकर तो हम सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। चाची भी आंखें फाड़े हैरत से आमिल को देख रही थी। फिर कहने लगी, अच्छा, अब मैं क्या करूँ? तू बता, मेरे लिए मैं क्या कर सकता है? मैं तुझे एक बड़ी रकम दूंगी, किसी तरह इस जिन्नात को इस घर से भगा दे, क्योंकि ये घर मुझे बहुत पसंद आया है और फिर फ्री में मिलने वाला घर किसे पसंद नहीं आता। आमिल कहने लगा, ठीक है, मैं देखता हूँ इस कमरे में जाकर, फिर मुझे पता चल जाएगा कि आखिर वो जिन्नात क्या चाहता है। थोड़ी ही देर बाद उसने अमल करना शुरू किया था। मैं खौफ से चीखने लगी क्योंकि इस कमरे से निहायत बुरी बुरी आवाजें आ रही थी, जबकि तैयबा बिल्कुल ही मुझसे चिपक गई थी। चाची बेफिक्री से खड़ी थी क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि आमिल के होते हुए वो जिन्नात किसी पर भी हावी नहीं हो सकता। थोड़ी ही देर बाद उसका अमल खत्म हुआ तो वो सुर्ख आंखें लिए उस कोने वाले कमरे से बाहर आया और चाची से कहने लगा, मुझे सब पता चल गया है बीबी कि ये जिन्नात यहाँ पर क्यों बसेरा किए हुए हैं। दरअसल ये घर पहले 10 साल से खाली पड़ा था, तभी वो जिन्नात यहाँ आकर रहने लगा। लेकिन वो तेरी बेटी के साथ ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो इससे बदला लेना चाहता है। बदला? कैसा बदला? मैंने तो उस जिन्नात को अब तक कुछ भी नहीं कहा। मैं तो जानती भी नहीं कि वो यहाँ बसेरा किए हुए है। चाची हैरान थी। वो इस लड़की का बदला तेरी बेटी से ले रहा है। आमिल ने एक खौफनाक इंकशाफ किया था। मैं सहम कर दीवार से चिपक गई थी तो आमिल कहने लगा, वो इस लड़की पर आशिक है, इसके खूबसूरत बालों पर, इसकी आंखों पर। जब भी तो इसे तंग करती है तो वो तेरी बेटी से ऐसा खौफनाक बदला लेता है। जब जब तू इस लड़की को तंग करेगी तेरी बेटी की हालत ऐसी ही होगी। याद रखना, ये लड़की अब अकेली नहीं है, बल्कि इसके ऊपर एक जिन्नात आशिक हो गया है, इसलिए ये तेरे लिए बहुत खतरा है। अब वो आमिल भी मुझसे डरा हुआ नजर आ रहा था। चाची ने कसबनाक नजरों से मेरे वजूद को देखा, लेकिन अपनी जुबान से कुछ भी कहने को बास ही रखा था। वो अच्छी तरह जान गई थी कि मुझ पर जिन्नात का बसेरा है और अब वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तभी अचानक मुझे याद आया कि जब जब चाची मुझे बर्बाद करने के लिए किसी आदमी को मेरे पास भेजती थी, तब तक उसकी बेटी के साथ यही सब कुछ होता था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे दिल से हर खौफ खत्म हो गया है। मैं आज किसी आजाद पंछी की तरह जिंदगी जीने की तमन्ना कर रही थी और अपना हल्का फुल्का वजूद हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। ऐसे तो कभी मुझे जिंदगी में महसूस नहीं हुआ था। अब चाची ने मेरे साथ ये सब करना छोड़ दिया था। वो अच्छी तरह जानती थी कि अब मैं अकेली नहीं हूँ।
फिर उस रात मैं उसी कमरे में सोई थी जिसके तहफ्फुज़ के एहसास से मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ, तो भला मुझे उससे डरने की क्या जरूरत है। मेरी आंखें खुद ब खुद मुस्कुराने लगी थी। आज मैं इस कमरे में लेटी थी जहाँ पर वो जिनसात रहता था। आज मैं उसे अपनी आंखों से देख लेना चाहती थी। रात के 12 बज रही थी जब मुझे इस कमरे में अजीब सी हलचल महसूस हुई, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने लंबे लंबे बाल खोल लूं और अपनी आंखों में काजल लगा लूं, और फिर मैंने ऐसा ही किया। खुशबू से अपने जिस्म को मुअत्तर कर लिया था। मैं उस जिनसात के सामने ऐसे ही आना चाहती थी। थोड़ी ही देर बाद वो मेरे सामने आया था किसी रोशनी की तरह, और मैं उसकी आंखों में देखती खुद को भूल चुकी थी। उसी लम्हे में मैं उससे इश्क कर बैठी थी। अब वो मेरे साथ था और मैं उसके बिना अधूरी। कभी उसने मेरे लंबे लंबे बालों को छुआ और उनकी खुशबू को महसूस करने लगा। जब मैंने उससे पूछा कि उसने मुझे कब देखा था, तो वो कहने लगा कि उस दिन जब तुम उस चमेली के पौधे के पास बैठी उनकी खुशबू को महसूस कर रही थी, तो मैंने तुम्हारे वजूद की खुशबू को महसूस किया और मैं तुम्हारे ऊपर आशिक हो गया। मैं पिछले 10 सालों से इस घर में रह रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे किसी ने भी इतना मुतासिर नहीं किया। फिर जब मैंने तुम्हारे लंबे लंबे बाल देखे तो मैं इन पर आशिक हो गया। दिल चाहता कि रोजाना तुम्हारे बालों में गजरा सजा दूं, क्योंकि तुम्हें बालों में फूल लगाने का बहुत शौक है। मैंने देखा उसने हाथों में गजरे छुपा रखे थे, फिर वो गजरे उसने मेरे बालों में लगा दिए। हम दोनों रात गई तक बातें करते रहे। फिर सुबह न जानी किस वक्त मेरी आंख खुली थी। अब मैं हवाओं में उड़ने लगी थी। मैं देख रही थी कि चाची मुझसे खौफजदा अब ज्यादा बात भी नहीं करती थी। हालांकि उन्होंने मुझसे लड़ना झगड़ना भी छोड़ दिया, क्योंकि तैयबा उनकी इकलौती बेटी थी। उसके अंदर तो चाची की जान थी। वो अपनी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहती थी। अपनी बेटी उन्हें बहुत प्यारी थी, लेकिन मैं उनके लिए एक तवाइफ की बेटी थी और वो मुझसे हमेशा ऐसे ही सलूक करती थी। वो तो जिन्नात का खौफ था कि अब वो मुझसे 4 कदम के फासले पर रहती। फिर चाचा शहर से वापस लौट आया। उसने तैयबा की हालत देखी तो परेशान हो गया, जबकि मेरा खुशबाज चेहरा देखकर कहने लगा, बेटी, मेरा एक दोस्त है, उसने अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। उसका बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी पर है, इसलिए मैंने हाँ कर दी है। वो तुम्हें 4 जोड़ों में रुखसत करके ले जाएंगी। बेटा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। वैसे भी आज नहीं तो कल पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी करप्शन के केस में, क्योंकि मैंने तुम्हारी चाची के कहने पर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। वो किसी हारे हुए जवारी की तरह सर झुकाए बैठे थे। मैं उनकी बात पर काम कर रह गई थी। मैं कैसे शादी कर सकती थी? वो जिनसात मुझ पर आशिक था। वो कभी भी मेरी शादी नहीं होने देगा, और फिर मैं भी तो उसकी संगत में खुद को महफूज तस्वर कर रही थी। तभी चाची चीखते हुए चाचा से कहने लगी, अपनी बेटी का ख्याल नहीं है और लगे हो भतीजी की शादी करने। तुम्हारी बेटी भी जवान हो चुकी है, 14 साल की है, 2 साल बाद जवान हो जाएगी। कब शादी करोगी इसकी? चाची को अपनी बेटी की फिक्र थी। तभी चाचा कहने लगे, फरीहा इससे पूरे 10 साल बड़ी है और तैयबा को अभी जवान होने में 4-5 साल बाकी हैं। जब तक इसका नसीब भी रंग ले आएगा, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है। तभी चाची चमकते हुए कहने लगी, कैसे रिश्ता करेंगे लोग इससे? इस पर तो जिनसात आशिक है। तुम्हें नहीं मालूम, कल ही मैं आमिल को लेकर आई थी। उसने बताया है कि तुम्हारी इस भतीजी पर एक जिनसात आशिक है जो इस घर में रहता है। चाचा कहने लगे, जब इसकी शादी हो जाएगी तो वह जिनसात खुद ब खुद इसकी जिंदगी से चला जाएगा, और तुम ऐसी बातें मत करो। खामोशी से उठकर वो कमरे में चले गई थी। चाची पीछे नफरत भरी नजरों से मुझे देखती रह गई थी। फिर तैयबा कहने लगी, बाजी, आपकी शादी होगी तो कितना मजा आएगा। देखो, मैं इतने दिनों से बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे वो जिन्नात भी दिखाई नहीं देता। वो किस कदर डरावना है। मैं अपने दिल में सोचने लगी कि वो तैयबा के लिए खौफनाक था, लेकिन मेरे लिए वो बहुत मेहरबान है। आज रात में उसकी नाराजगी को महसूस कर सकती थी। वो यकीनन हमारी सारी बातें सुन चुका होगा। तभी जैसे ही रात हुई तो मैं इस कमरे में चली आई थी। उसने हमेशा की तरह मेरे बालों में गजरे सजाए। मैंने पीछे पलट कर देखा। उसकी नजरों में मेरे लिए मोहब्बत थी। फिर मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैं अब किसी दूसरे की होने जा रही हूँ। तो वो कहने लगा, हमारा साथ यहीं तक लिखा था, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में मौजूद रहोगी। क्या तुम्हें मेरी शादी का दुख नहीं है? मैं हैरान थी। मैं उससे कहने लगी
کہ मैंने सुना है कि जो जिनजात अगर किसी लड़की का आशिक हो जाए तो सारी जिंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं बल्कि उसे बर्बाद कर देती हैं। तभी वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं ऐसा जिनजात नहीं हूँ, मैं एक नेक जिनजात हूँ, हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता हूँ। जब मैंने तुम पर इतने जुल्म सतम होते हुए देखे और इस जालिम औरत को देखा जो तुम्हारे साथ इंसानियत से बदतर सलूक करती है, तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था। और वो जब तक अपने मजालिम से बाज नहीं आती, जब तक उसकी बेटी के साथ ये सब नहीं होता। ये सब मैंने तुम्हारी खातिर किया। तो मैं उससे देखते हुए कहने लगी कि आइंदा तुम इस प्यारी लड़की के साथ कुछ मत करना, वो बहुत अच्छी है। मुझसे वादा करो कि मेरी शादी के बाद तुम हमेशा तैयबा का ख्याल रखोगे। उसने मुझसे वादा कर लिया था, फिर अब वो मुझे नजर आना बंद हो गया था और मेरा दिल बेचैन हो रहा था। लेकिन उस दिन वही चचा के दोस्त मुझे देखने के लिए आए। उन्होंने मुझे पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। फिर मेरी होने वाली सास कहने लगी, हमें अपने बेटे के लिए ऐसी ही खूबसूरत लड़की की तलाश थी, और देखो तो सही, इसके लंबे बालों वाली लड़कियां बहुत पसंद थी और किस्मत ने उससे ऐसे ही लड़की से मिला दिया। मेरी सास तो पहले ही दिन मुझ पर फरीफ्ता हो गई थी। मैंने देखा चाची की नजरों में आज भी मेरे लिए हसद था। फिर शादी की तैयारियां तो वहाँ करते हैं जहाँ पर खूब माल दौलत हो। मेरी शादी की कोई तैयारी नहीं हो रही थी क्योंकि चाचा मुझे 4 जोड़ों में रुखसत कर रहे थे। हालांकि वो बार बार चाची से उस सोने के सेट का जिक्र कर रहे थे जो मेरे वालिद ने अम्मा को दिया था, उनकी मुंह दिखाई में, क्योंकि वो आज भी चाची के पास महफूज था। लेकिन चाची ने साफ लफ्जों में कह दिया था कि वो सेट तैयबा के लिए रख दिया है। मैंने जब मेरी बेटी जवान होगी तो मैं उसे दूंगी। मैं मायूस हो गई थी। वो मेरे अब्बा की निशानी मुझे नहीं दे रही थी। घर में ऐसे लग रहा था जैसे कोई शोक हो रहा हो। अगले जुम्मे को मेरा सादगी से निकाह था। फिर उस रात में अपने अम्मा अब्बा को याद करके बहुत रो रही थी, क्योंकि जिन लड़कियों की शादी होती है हमेशा उससे माँ बाप रुखसत करते हैं। लेकिन मैं वाहिद ऐसी लड़की थी जो कि बददुआएं लेकर इस घर से जा रही थी, क्योंकि चाची का हसद और बददुआएं मेरे साथ ही थी। लेकिन आधी रात को मैं सो रही थी जब अचानक मुझे अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कोई धीरे धीरे चलता मेरे सिरहाने आया था। मैं जो करवट बदल कर सो रही थी, तभी किसी ने मेरे बालों की मोटी सी चोटी को खींचा था। मैं एकदम से चौंक कर उठी और मेरे मुंह से बेइख्तियार चीख निकल गई थी। वो चाची थी जो हाथ में कैंची लेकर मेरे बालों को काटने आई थी। लेकिन अचानक ही उसके और मेरे दरमियान कोई हायल हो गया था। वो खतरनाक चेहरा चाची ने देख लिया था। अब वो उससे माफिया मांग रही थी। लेकिन अचानक ही तैयबा की चीखों ने पूरे घर को सर पर उठा लिया था। तैयबा को फिर से दहशत का दौरा पड़ा था और मैं समझ गई कि आज फिर उस जिनसात ने मेरा बदला चाची की बेटी से लिया है। मैं सहमी हुई अपनी चारपाई पर बैठी थी, जबकि चाचा चाची दोनों अपनी बेटी को संभाल रहे थे। दूसरे दिन मोहल्ले से 2 लड़कियां आई थी। उन्होंने ही मुझे दुल्हन की तरह तैयार किया था, वो भी बिल्कुल सादगी से। तभी चाची ने नफरत से मुझे देखकर मुंह फेर लिया था। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े और कहने लगी, चाची, खुदा के लिए अपने दिल से इस नफरत को निकाल दें और मुझे बेटी समझकर इस घर से रुखसत करें। आप मेरे साथ जो भी गलत करती हैं, उसका खमियाजा तैयबा को भुगतना पड़ता है। क्या आपको अपनी बेटी की जिंदगी प्यारी नहीं है? उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा था। मैं सिर्फ उस वक्त का इंतजार कर रही थी जब चाची सच्चे दिल से मुझे कबूल कर ले। फिर चाचा की दुआओं तले में रुखसत हो गई। मैंने सच्चे दिल से उन्हें अपना बाप माना था, लेकिन चाची एक जहरीली औरत थी जिसने अपने जहर के असर से खुद को ही डस लिया था। अब मैं एक नई माहौल में आ चुकी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा ससुराल इतना अमीर तरीन होगा। वो लड़का एक सरकारी नौकरी करता था। फिर वो कहने लगा कि मैंने आपकी तस्वीर देखी थी, क्योंकि आपके चाचा ने मुझे तस्वीर दिखाई जिसमें आपके बहुत खूबसूरत लंबे लंबे बाल थे, जिसमें आप अपनी छोटी बहन के साथ मौजूद थी। मैं तस्वीर देखते ही आप पर आशिक हो गया। जभी तो फौरन अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए भेज दिया, वरना अम्मी अब्बू तो राजी ही नहीं थे। उनका ख्याल था कि हमें किसी हाई सोसाइटी में लड़की को पसंद करना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि जोड़ियां बनाने वाली रब की साथ है। मैं खामोशी से सर झुकाए अपने शौहर की बातें सुन रही थी। वो भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन वो मुसलसल मेरी खूबसूरती के कसीदे पढ़ रहा था। फिर मेरी जिंदगी इतनी हसीन हो जाएगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। चाचा चाची ने भी वो घर छोड़ दिया था। फिर मैं अपने शौहर की बड़ी सी गाड़ी में बैठकर उनसे मिलने गई। मैं चाचा की मदद करने गई थी।
میں نے چاچا کے ہاتھ پر کافی سارے پیسے رکھے اور کہنے لگی، چاچا یہ اپنی بیٹی سمجھ کر رکھ لینا۔ چاچا بہت شرمندہ سے تھے، لیکن میں نے دیکھا چاچی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر جیسے ہی میں واپس آنے لگی تو اچانک انہوں نے مجھے پکارا اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری مجرم ہوں۔ میں نے ان کے ہاتھ جوڑ لیے اور کہنے لگی، شکر ہے چاچی، آپ نے اپنا دل صاف کر لیا۔ مجھے اس بات کا غم نہیں کہ آپ نے مجھے کبھی بیٹی نہیں سمجھا، لیکن اس بات کا دکھ ضرور ہے کہ آپ نے مجھے ایک انسان کے قابل بھی نہیں سمجھا تھا۔ میں آپ کے نزدیک کسی جانور کی مانند تھی، لیکن میں آپ سے اپنی سگی ماں کی طرح ہی محبت کرتی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اب آپ کے اندر بہت بدلاؤ آ گیا ہوگا۔ آپ کی بیٹی بھی جوان ہو رہی ہے، اس لیے کبھی بھی اس کے اندر یہ چیز مت آنے دینا، ورنہ آگے چل کر اس سے بہت پریشانی ہوگی۔ چاچی نے سر جھکا لیا تھا۔ میں نے انہیں سچے دل سے معاف کر دیا۔ پھر ایک نوٹوں کی موٹی سی گڈی ان کے ہاتھ پر رکھ دی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو ہمیشہ سے ہی پیسے جمع کرنے کا شوق تھا نا، اب آپ کی یہ بیٹی آپ کو مالا مال کر دے گی۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے تھے۔ میں خوش تھی کہ میرا گھر، میرا میکا آج بھی آباد ہے۔ چاچا کی صورت میں، چاچی کی وجہ سے اور طیبہ کی وجہ سے یہ سب رشتے مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے تھے۔ بھلے ہی میں آج اپنے سسرال میں راج کر رہی تھی، لیکن آج بھی چاچا، چاچی اور طیبہ سے ملنے کی خوشی جو مجھے محسوس ہوتی تھی اسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ایک اور وجود بھی اس گھر میں موجود تھا جو یقیناً آج بھی اس وعدے کے لیے طیبہ کی حفاظت کرتا ہوگا جو کبھی اس نے مجھ سے کیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔